Hello students, I welcome you to our YouTube channel Sharma Study Zone. In last video we have discussed about the current, what are the charges and what are the regions to produce electric charge in any medium or in any substance. But in this video we are going to study about the Ohm's law, which is just after the previous video. And this video is so important and very important for all the board examination as well as the competitive examination, because in every examination you can see one or two numerical questions also from this topic. So let's start this video. I will explain this video in Hindi just because it should be understandable for all the students. Okay, let us start the video. तो चलिए शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ के बारे में इस वीडियो में। तो जो लास्ट टॉपिक में है, जो लास्ट वीडियो में हम देखे थे उसी के जस्ट आगे का पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले तो हम देख ही चुके हैं कि करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम जनरली ओम्स लॉ जो है रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कोई भी सब्सटेंस होता है या फिर कोई भी कंडक्टर होता है, जब उससे करंट पास होता है तो जितना भी यहाँ पे हम करंट अप्लाई करते हैं वो 100% करंट जो है उसके दूसरे एंड पे नहीं पहुंच पाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये अगर एक कंडक्टर है, तो अगर इधर से मैं जो करंट सप्लाई करूंगा 100% करंट इधर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट जो है लॉस हो जाता है। तो किसकी वजह से लॉस हो जाता है, हम उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। उस चीज को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे। जैसे कि अगर वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है यूज किया जा रहा है। अगर आयरन का, अगर कॉपर का ले जा रहे हैं तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा करंट हमको प्रोड्यूस करके या फिर आगे फ्लो करके देखे। उसके अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस ले तो हो सकता है कुछ कम करंट जो है फ्लो हो सके। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसमें हम उसको इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो ओम्स लॉ यही बोलता है कि जब किसी भी, ओम्स लॉ को मैं डिफाइन भी करता हूँ। पहले मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद मैं डेफिनेशन को लिख दूंगा। ओम्स लॉ ये बोलता है कि जब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें और उससे हम करंट फ्लो करें, तो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसका जो हम पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से दे रहे होते हैं बैटरी के थ्रू, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम सपोज हमारे पास एक बैटरी हम लगा रहे हैं, हमारे पास मान लो एक बैटरी है अभी के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से मैं एक बल्ब जोड़ देता हूँ, ठीक है, और सिर्फ एक बैटरी का ही यूज करूँ तो इसमें करंट तो प्रोड्यूस होगा और बल्ब जलेगा भी। लेकिन मैं इसी के साथ अगर मैं दूसरा बैटरी भी यहाँ पे अटैच कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है ज्यादा ब्राइटर जलेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उसको मिल रहा है, क्योंकि एक बैटरी जो होगी, एक सेल जो होगी, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी। दो सेल लगा दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी, ठीक है। इस वाले एक्सपेरिमेंट से करके उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट भी बढ़ जा रहा है। जो करंट फ्लो हो रहा है इससे उसकी एम्पलीट्यूड भी बढ़ जा रही है उसकी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मैं बताता हूं क्या, इस डेफिनेशन को एक बार लिखता हूं। Ohm's law states that at constant temperature, मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, at constant temperature the current flowing in the circuit is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस। ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन है, कह सकते हो, या उनका कोटेशन है। क्या बोलते हैं, मैं फिर से रीड करता हूं कि अगर टेम्परेचर को कर दिया जाए कांस्टेंट, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा उस सर्किट में, जो करंट फ्लो होगा उस सर्किट में जितना भी हम पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा,
करंट भी ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दें तो करंट भी कम हो जाएगा। एक बैटरी है तो कम करंट फ्लो होगा, उसमें 2 बैटरी होगा तो ज्यादा, 3 बैटरी होगा तो और ज्यादा। मतलब बैटरी का मतलब सेल मतलब बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड कर रहा है कि उसको कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इसको अगर मैं अगर एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। इसको करने से पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना हूँ, जिसमें मैं एक बैटरी लिया हूँ बी एक बैटरी है, दूसरा मैं इसी को अमीटर जोड़ा हूँ, ये हमारा कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हम क्या, इस कंडक्टर का हमको रेजिस्टेंस पता करना है सपोज, तो इसका हम रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी जस्ट पता चलेगा। और मान लो इसी में मैं कहीं पे भी एक सपोज मैं बल्ब लगा देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे जो भी हमारा कंडक्टर होता है जिसका हमको मेजर करना होता है करंट कि कितना फ्लो हो रहा है, उसके सीरीज में हम जोड़ते हैं अमीटर को। मैं पहले की वीडियो बता चुका हूँ कि अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंडक्टर। और जो वोल्ट मीटर होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं, वो होता है डायरेक्टली मतलब पैरेलल होता है उस कंडक्टर का। ये चीज याद रखना है। वोल्ट मीटर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पैरेलल जोड़ा जाता है और ये जो है ये सीरीज में जोड़ा जाता है। ये दो चीज याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंडक्टर, यहाँ पे वोल्ट मीटर इसके पैरेलल जोड़ दिए, यहाँ पे अमीटर, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं या फिर बोल सकते हो। इससे हम किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। ये इसको रियोस्टेट बोलते हैं या फिर स्लाइडिंग रियोस्टेट भी इसको बोल सकते हैं, जिसको हम इसको स्लाइड करके हम किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस के फ्लो को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं। जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, एक्चुअली मैं इसके डेफिनेशन के बाद ये एक्सपेरिमेंट आएगा, लेकिन मैं इसी वीडियो में पहले ही समझा दे रहा हूँ। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। इधर से ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ये हमारा बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम कर रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये हमारा होगा करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होगा करंट का। तो ये करंट का डायरेक्शन इधर गया, अमीटर क्या करेगा, उसको मेजर करेगा कि कितना उससे करंट फ्लो हो रहा है। इसके बाद जाने के बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जस्ट यहाँ से करंट ऐसे निकल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा कि ये बैटरी जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके हमको दे रहा है। इसके बाद ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, ठीक है। ग्लो करने के बाद हमारा रियोस्टेट है। अगर मैं इसको रियोस्टेट को मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू को और बढ़ा दूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते ही पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और बल्ब जो है थोड़ा धीरे जलने लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको रियोस्टेट को कम उधर स्लाइड करके अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दूं तो ये फिर ज्यादा ग्लो करने लगेगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि एक फैक्टर होता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी मैं जस्ट डिराइव करूंगा उसको, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि वो बल्ब में मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और करंट कितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी कंडक्टर के अपोज करने की, किसी कंडक्टर में करंट को अपोज, करंट के फ्लो को अपोज करने की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। मैं आगे लिखवा दूंगा इसको अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो ये उसका पूरा एक्सपेरिमेंट था। आप चाहे तो वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, सॉरी फॉर्मूला के फॉर्म में लाता हूँ। ये डेफिनेशन आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो ओम्स लॉ क्या बोला कि अगर मान लेते हैं कि एक जो हमारा सर्किट है उसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, लिख देता हूं लेट करंट जो है हमारा I है, ठीक है। और ये जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको V ले लेते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है ओम्स लॉ कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट,
कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। तो इसमें हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, तो आई हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इसको लिख दिया I प्रोपोर्शनल टू V। क्या समझ में आया कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये हमारा करंट है। ठीक है, ये तो एक सिंपल उसका जो बोलना चाहते थे वो है। अब जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो उसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं जैसे ही इक्वल साइन में बदल दिया तो उसके लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जो है R, और ये हमारा क्या हो गया V। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऐसे लिखता हूँ। क्या बोला था उन्होंने कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर कह सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट का अमाउंट ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब यही होता है। अब जैसे मैं यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू को, इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट हो गया R और ये हो गया इनटू में I। ये हो गया ओम्स लॉ का रिलेशन। V इज इक्वल टू RI। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और एक यहाँ पे एक नया टर्म जो है R, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ही किसी भी सब्सटेंस का या किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होता है जो किस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करने का काम कर रहा है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसका रेजिस्टेंस 0 हो तो उसमें जितना भी करंट फ्लो करेंगे उसमें उतना ही ज्यादा फ्लो होता रहेगा, कम ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल में हमारे यहाँ अगर विश्रामपुर से पावर प्लांट लगा है और हम अपने यहाँ रामानुजनगर या सूरजपुर में हम वहां से करंट को हम यहाँ तक ला रहे हैं, तो जो वायर यूज किया जा रहा है उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। अगर रेजिस्टेंस होता ही नहीं तो वहां पे जितना हम करंट वहां से भेजते 100% यहाँ पे करंट आता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारा जो करंट होता है हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ठीक है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट का अमाउंट कम हो जाता है। तो ये वही करंट है जिसकी वजह से कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कंडक्टर होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करने का काम करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस कोई ऐसा चीज नहीं जिसको हम देख सकते हैं, ये बस किसी भी मटेरियल का एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का काम करता है। चलिए, तो ये तो हमारा था। अब यही से अगर मैं और फॉर्मूला को डिराइव करूं, V इज इक्वल टू I या तो हो गया, इसको इक्वेशन 1 देता हूं। अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकाल लूं तो I इज इक्वल टू V डिवाइड R चला जाएगा तो V अपॉन R। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और यहाँ पे इससे हम क्या समझ सकते हैं, देखिएगा I किसके प्रोपोर्शनल है, जो ऊपर में होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये I जो है फ्लोइंग इन द I करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ये वाला हाई होगा तो उसमें करंट कितना होगा, लो होगा। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। इतना हमको याद रखना है। मतलब क्या याद ये रखना है कि इफ रेजिस्टेंस हाई देन करंट लो, इतना चीज हो जाएगा। एक हमको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालता हूं, कहां पे लिखते हैं, चलिए यहां पे लिखते हैं, यहां पे इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, ऐसे यहां भी समझ सकते हो। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। पहला क्या, V इज इक्वल टू RI, यहां से I की वैल्यू निकाले तो ये R नीचे चला गया, V अपॉन R हो गया। अगर R की वैल्यू निकालोगे तो I नीचे चला जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। 3 जो है मेन यही है, इसी से हम दोनों को और को डिराइव किए हुए हैं। चलिए, तो अब हम इसके बाद देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि क्या होगा अगर किसी कंडक्टर के, ठीक है,
अगर कोई कंडक्टर है उसका अगर जो लेंथ है कंडक्टर के वायर का अगर उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो कुछ भी लग रहा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जाए तो उसमें करंट कितना प्रोड्यूस होगा और उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूछता है हमेशा। तो अब यहां से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि I जो है इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना, मैं यही फॉर्मूले का यूज करूंगा अभी। क्या देखें हम कि एक तो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर या फिर आर आई भी समझ में पहला। दूसरा हम क्या निकाल दिए कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये दूसरा हो गया। तीसरा हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या होगा कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देंगे तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा। यहां से हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, हमको पता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, लेकिन हम कंडीशन क्या दिए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, मतलब V जो है 2V के बराबर हो जा रहा है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देने का काम कर रहे हैं, मतलब I इसकी जगह हम रख देते हैं 2V अपॉन आर, I इज इक्वल टू इसको मैं लिख देता हूं 2V अपॉन आर, ठीक है, ये वाले को मैं I1 दे देता हूं जो पहले का करंट होगा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करने के बाद, और यहां पे जो हमारा नया करंट हो रहा है इसको मैं I2 दे देता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं V की जगह 2V रख दिया, अब 2 को पहले लिख दिया, V अपॉन R क्या पहले का करंट है, मतलब I2 इक्वल टू ये तो 2 हो गया और ये वाला करंट क्या है पहले का है, तो यहाँ पे क्या मिला I2 इक्वल टू 2I1। इसका मतलब ये कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम डबल कर दिए तो करंट क्या हो गया, डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह ये हो जाए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हाफ कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये चीज हमको याद करना है, ठीक है, याद रखना है और ऐसे हमको कैलकुलेट करना होता है। अब हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कब रेजिस्टेंस घट जाएगा, कब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हम वो देखते हैं। तो शुरुआत में ही बोला कि अगर टेम्परेचर जो है फिक्स कर दिया जाए, मतलब टेम्परेचर उतना ही हो, तो किस किस पे डिपेंड करेगा, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो पहला तो टेम्परेचर को घटा या बढ़ाने पर भी डिपेंड करेगा। उस पर अगर मान लो अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देने के बाद उसमें जो करंट फ्लो होगा वो भी ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। अभी मैं फैक्टर बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए हम तो अभी देखें क्या कि रेजिस्टेंस को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया बाय द ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस क्या है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का काम करता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें कम करंट फ्लो होगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो अब देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मतलब हम ऐसा क्या कर देंगे कि जो करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा, करंट कम फ्लो होगा। अगर करंट हमको ज्यादा फ्लो कराना होगा तो मतलब उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अगर करंट को अगर हमको कम फ्लो कराना है तो रेजिस्टेंस को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो वही फैक्टर को हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इम्पैक्ट डालने का काम करता है, उसको इफेक्ट करने का काम करता है। तो पहला जो होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर है, जो जिस वायर से हमको करंट फ्लो कराना है वो कितना लंबा है। अगर कोई कोई वायर जो है कंडक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उससे कम फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल अगर इतना ही बड़ा अभी रेजिस्टेंस कंडक्टर है तो इससे जो करंट फ्लो हो रहा है तो हो रहा है। अगर इसको जस्ट डबल कर दिया जाए, यहां तक कर दिया जाए, तो इतना का रेजिस्टेंस तो था, अब रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। अब रेजिस्टेंस जब ज्यादा हो गया तो करंट तो कम फ्लो होगा ही। मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सॉरी इनवर्सली क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से ऐसा। ये क्या है, L जो है लेंथ है और ये क्या है रेजिस्टेंस।
L स्टैंड्स फॉर लेंथ। ठीक है, अगर लेंथ को हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ को घटा देंगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो दूसरा भी कम होगा, और दूसरे क्वांटिटी को, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक क्वांटिटी को अगर बढ़ा रहे हो तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, एक क्वांटिटी को कम कर रहे हो तो दूसरा क्वांटिटी की वैल्यू भी कम होगा, ये होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब यही हो गया कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा दिए तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ये पहला होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर के लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो अगर रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर भी किसी भी कंडक्टर के लेंथ को हाफ कर दें तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये वाला ऐसे समझ सकते हो, क्या देखे थे हम कि I जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक है, तो ये I इनवर्सली टू हो गया रेजिस्टेंस का, और जो रेजिस्टेंस हुआ वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ का। तो अगर लेंथ को कम किए तो रेजिस्टेंस कम हो गया, अगर रेजिस्टेंस कम है तो ये वाला बढ़ गया क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर लेंथ डबल कर दिए, इस लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट का जो इसमें अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का खेला है। चलिए ये हो गया। अब दूसरा जो फैक्टर होता है उसको मैं लिखता हूं। दूसरा फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जो कंडक्टर है उसकी मोटाई कितनी है। अगर कोई कंडक्टर जितना ज्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, हमको भले सोचने में ये लगता है कि ये जितना, अगर ये ज्यादा मोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर कम पतला वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सोच का जस्ट उल्टा है कि जो कंडक्टर जितना ज्यादा मोटा होगा, जितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा भैया, क्योंकि अगर ये थिकनेस ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो इससे फ्लो हो सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब क्या कि करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है, और करंट ज्यादा फ्लो कब होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मतलब अगर ये ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम, ये कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं डायरेक्ट, तो समझ में आ जाएगा आपको। ये दूसरा फैक्टर था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर से सुना देता हूं, अगर ये ज्यादा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ कम तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया कम, रेजिस्टेंस हो गया ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। ठीक है, ऐसा हमको समझना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो। मतलब क्या कि अगर मोटा वायर है तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, पतली वायर है तो उसमें कम करंट फ्लो होगा। हमको ये ध्यान देना है। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर होता है हमारा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब तो आसान है कि वो कौन से मटेरियल का बना है भाई। ठीक है, वो किस मटेरियल का वो जो है कंडक्टर बना हुआ है, सिल्वर का बना है क्या, कॉपर का बना है, आयरन का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, किसका बना है। तो जिस मटेरियल का बना, क्योंकि हर एक मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होती है, तो हम रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम आगे चाहे तो सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जस्ट थोड़ा देर बाद बता दूंगा क्या होता है। नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब कि कौन से मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना है कि सिल्वर का बना है। एग्जांपल के लिए अगर लूं तो सिल्वर का अगर कोई वायर बना होगा तो उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, उसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है। उसी तरह अगर मैं मान लूं लकड़ी का, अगर मान लो कंडक्टर ले लेता हूं, तो लकड़ी का कंडक्टर का मतलब क्या, उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। रेजिस्टेंस जब मैक्सिमम होगा तो करंट फ्लो होता ही नहीं, और करंट जब फ्लो होता ही नहीं, इसलिए हम उसको इंसुलेटर के टर्म में रखते हैं। इंसुलेटर के हम ग्रुप में रखते हैं किसको, लकड़ी को। ठीक है, तो जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। ठीक है,
ये हमको याद रखना है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब डिपेंड करता है कि मटेरियल ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है। लाइक मैं लिख देता हूं सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये किस कौन से मटेरियल का बना है, ये तीसरा हमारा फैक्टर होता है। और चौथा और लास्ट होता है टेम्परेचर। मैं यहां पे लिख देता हूं टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर अब आप ही सोचो कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस या कंडक्टर का टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई प्योर मेटल है, अगर उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, याद रखना है। मतलब कैसे कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमको याद रखना है। ये 4 हो गए फैक्टर इसके, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये ओम्स लॉ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा सा पार्ट हम ये देख लेते हैं कि क्या हम सब्सटेंस या रेजिस्टेंस के ऊपर हम ये डिफाइन करते हैं क्या कि जो सब्सटेंस होता है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस अगर हम सब्सटेंस को किसी कंडक्टर को बांटना चाहें तो हम उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। चलिए वो भी मैं बता देता हूं इस वीडियो में, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। ये ओम्स लॉ के लिए पर्याप्त है। आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से क्वेश्चंस लेकर आएंगे कि हम ओम्स लॉ का यूज करके कैसे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, ऐसे लिख देता हूं। तो जो पहला होता है वो होता है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर, जिससे अच्छा से अच्छा मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। मान लो सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सब कंडक्टर में आते हैं। क्यों कंडक्टर, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो गुड कंडक्टर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेस रेजिस्टेंस, याद रखना है भाई, रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब ना तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ना ही बहुत कम, मतलब मॉडरेट टाइप से लिख सकते हो। तो मॉडरेट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो आता है अगर ध्यान देंगे तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। 11th क्लास में आप पढ़ोगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 2 सेमीकंडक्टर में आते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है और लास्ट होता है हम उसको डिवाइड कर सकते हो इंसुलेटर में। इंसुलेटर क्या होंगे, जिससे करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल याद रखना है तो आप रख लो। वुड हो गया, ग्लास हो गया, जो मैं पीछे बता चुका हूं नॉन कंडक्टर करके शुरुआत में, वही सब जो होते हैं इंसुलेटर्स में आते हैं। तो हम इसको रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम बांट दिए। कंडक्टर में लेस रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर में मॉडरेट टाइप का रेजिस्टेंस, ना तो ज्यादा ना तो कम, मतलब वो दोनों टाइप से बिहेव कर सकते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं दोनों टाइप से, मतलब कंडक्टर और बैड कंडक्टर मतलब पुअर कंडक्टर के बीच के होते हैं, सेमीकंडक्टर टाइप के। इंसुलेटर जिसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा तो कम से कम करंट फ्लो होगा, मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस होगा इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता। एग्जांपल ये है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही पर्याप्त होगा। धन्यवाद।